तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज पिछले 15 साल के बोर्ड के क्वेश्चंस को जब एनालाइज किया जाता है तो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के ये सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट। और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप जाते हो तो एग्जाम में 95% स्कोर करना लाइक अ केक वॉक। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को और इस सेशन का जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्ट। माय नेम इज आयुष राज एंड लेट्स स्टार्ट विद द 2 मार्कर क्वेश्चंस फर्स्ट। Which two models of modern development were there before India on the eve of independence? Which model did India decide to choose and why? प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के सामने आज़ादी के बाद वो कौन से 2 मॉडल के ऑप्शंस थे जो कि उनमें से चूज करना था और इंडिया ने कौन सा चूज किया, क्यों किया। 2013 और 15 का सवाल है। इंडिया के सामने 2 मॉडल्स अवेलेबल थे जिसमें से चूज करना था कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। इंडिया ने बोला कि भाई हम दोनों को ही नहीं चूज करेंगे, हम एक तीसरा ही मॉडल मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी वाले मॉडल को चूज करेंगे। तो मतलब ना ही सोशलिस्ट ना ही कैपिटलिस्ट, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले मॉडल को चूज किया। इसके पीछे का कारण यही था कि इस दोनों में देखो, अगर आप कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट मॉडल देखोगे तो दोनों में अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। तो इंडिया ने दोनों को कंबाइन कर दिया, जो फायदे थे उसको ले लिया, जो नुकसान था उसको हटा दिया। कैपिटलिस्ट मॉडल का जो एडवांटेज है वो है एफिशिएंसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ें उसने कैपिटलिस्ट मॉडल से लिया। और सोशलिस्ट मॉडल का जो सोशल जस्टिस वाला आइडिया था उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। मतलब दोनों की जो बेहतर चीज़ें थी उसको मिक्स करके ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी हो पाए और सोशल इनइक्वालिटीज़ है वो भी हट पाए। इस कारण से इंडिया ने इस मॉडल को चूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। 2012-14 का ये सवाल है कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होता क्या है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब ये होता है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें प्लानिंग और इम्प्लीमेंटिंग दोनों ही आप रीजनल एंटिटीज़ पे छोड़ दो, मतलब डिसेंट्रलाइज कर दो। ऐसा ना हो कि एक जगह पे डिसीजन लिए जाते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए नीति आयोग, उसका काम क्या है, वो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के मॉडल पे काम करता है कि एक जगह पे प्लान नहीं लिए जाएंगे, प्लान नहीं किया जाएगा, बल्कि उसमें आप रीजनल एंटिटीज़ को या लोकल अथॉरिटीज़ को भी इन्वॉल्व कर रहे हो और उनके हिसाब से फिर प्लान बना रहे हो, क्योंकि वो बेटर जानते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट होगा या नीड्स क्या हैं, ग्रीवेंसेस क्या है, ये सारी चीज़ें। इसका मेन मकसद होता है कि लोकल कोऑपरेटिव्स को भी एम्पावर किया जाए, उनको भी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के प्रोसेस पे इन्वॉल्व किया जाए। केरला मॉडल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान के बीच में डिफरेंशिएट करना है उसके मेन ऑब्जेक्टिव के बीच में। 2 मार्क का सवाल है, 2 पॉइंट में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। 50 to 60 वर्ड का आपका वर्ड लिमिट होता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था 1951 से 56, इसमें बेसिकली जो मकसद था, मेन मकसद वो इंग्रेडिएंट सेक्टर को इम्प्रूव करना। और इसी 5 ईयर प्लान के अंदर आप देखोगे कि बड़े बड़े जो डैम्स है लाइक भाखरानगर डैम, हीराकुंड डैम, ये सब बनाने की परियोजना इसी 5 ईयर प्लान के अंतर्गत शुरू करी गई थी। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 का ये टाइम पीरियड था। इसमें हैवी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट या आप कह सकते हो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर काम किया गया था। तो एक तरह से कह सकते हो कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है जिसने हमें पेशेंस सिखाया, सेकेंड 5 ईयर प्लान ने हमें क्विक या रैपिड डेवलपमेंट के ऊपर एम्फेसिस डाला। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। और भी चीज़ें लिख सकते हो। व्हाट वाज द बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान आखिर क्या था। तो 1944 में बॉम्बे के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे उन्होंने एक प्लान दिया था जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि जो स्टेट्स है उसको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए, उसको ज़्यादा ये कह सकते हो कि ड्राइवर की सीट पे बैठना चाहिए ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। और ये अपने आप में काफ़ी कॉन्ट्ररी है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो चाहेंगे कि जो फ्री मार्केट हो, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कैपिटलिस्ट हो, उनके ऊपर ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए रादर की सरकार के इन्वॉल्वमेंट के। मतलब ये कॉन्ट्ररी चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ देखने को मिला कि जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने ये प्लान दिया कि नहीं, स्टेट को डिसीजन लेना चाहिए, स्टेट को ज़्यादा आगे बढ़ के इंडस्ट्रीज डेवलप करने चाहिए और डिसीजन मेकिंग इस तरह से करना चाहिए ताकि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। दिस वाज द बॉम्बे प्लान। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के बारे में आपको बताना है। तो ऑपरेशन फ्लड दरअसल भारत में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए चीज़ें करी गई थी, जिसमें डेयरी इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज किया गया, इम्प्रूवमेंट उसमें करे गए और कोऑपरेटिव मॉडल को इसमें यूज़ किया गया। और इससे फार्मर्स की भी लाइवलीहुड, उनका भी जो इनकम है वो रेज हुआ था। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो मिस्टर वर्गीस कुरियन ने किया था। इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जो आप अमूल देखते हो दरअसल इन्हीं सब चीज़ों से निकल के आया है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये वहीं पर जो गुजरात में जगह है वहाँ से ये चीज़ें निकल के आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेफ्ट एंड राइट विंग इन इकोनॉमिक कंटेक्स्ट। आखिर ये वामपंथ और दक्षिण पंथ का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में फिर मतलब अलग हो जाता है।
लेफ्ट का जो मतलब होता है, मतलब लेफ्ट विंग के जो लोग होते हैं वो सपोर्ट करते हैं किसको, पुअर को, डाउन ट्रेडन जो सेक्शन है, मतलब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज बनानी चाहिए, गवर्नमेंट को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल एंड स्पेशली द पुअर क्लास और द लेबर क्लास और द डाउन ट्रेडन और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए काम करना चाहिए। लेफ्ट की ये चीज़ है कि गरीब पिछड़े लोगों का उत्थान होना चाहिए और स्टेट को मेन रोल प्ले करना चाहिए। जबकि जो राइट विंगर्स है वो ये कहते हैं कि नहीं, स्टेट को कम रोल प्ले करना चाहिए, इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो फ्री हैंड्स में छोड़ देना चाहिए, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट को लेना चाहिए या जो बिजनेस मैन है वो करे, और इंडिविजुअल्स खुद से डिसीजन लिए, सारी चीज़, स्टेट का कम इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, फ्री कंपटीशन होना चाहिए और मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इनका डिफरेंस है लेफ्ट विंग और राइट विंग के बीच। और मार्कर क्वेश्चन पे आते हैं, आपको शॉर्ट नोट लिखना है नीति आयोग पे, हालांकि जो CBSE का सिलेबस है उसमें नीति आयोग को ऐसे हटा दिया गया, लेकिन आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस चीज़ पे भी। पहले क्या था कि एक एडिशनल डॉक्यूमेंट करके भी CBSE ने रिलीज़ किया था जिसके अंदर नीति आयोग के बारे में जिक्र किया गया था, लेकिन इस साल के बाद से ये चीज़ें हटा दी गई। बट स्टिल नीति आयोग के बारे में एक शॉर्ट नेट आपको पता होना चाहिए। नीति दरअसल संस्कृत का वर्ड है, लेकिन ये एक एक्रोनिम भी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है NITI का फुल फॉर्म। नीति आयोग एक पॉलिसी थिंक टैंक है, गवर्नमेंट के एक दिमाग कह सकते हो, जिसका काम है सरकार के लिए प्लान तैयार करना है, स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल एडवाइस प्लान करना है, जिससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा मिले। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आप जरूर अंडरलाइन करोगे। फेडरलिज्म मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो पावर का डिवीजन हुआ है स्टेट और सेंटर के बीच, वो सब मिलकर काम करे फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये प्लानिंग कमीशन की जगह पे बनाया गया था। 1 जनवरी 2015 को ये चीज़ें बन के आई थी, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, मतलब जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो अपने आप नीति आयोग के भी चेयरमैन होंगे, तो इसलिए के लिए कोई अलग से पोस्ट नहीं होता है। फिर एक गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें सारे राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर है प्लस जो यूटी हैं 2, फिलहाल के तौर पर दिल्ली और पुडुचेरी, बाद में जम्मू एंड कश्मीर में भी होंगे, बट फिलहाल के लिए दिल्ली और पुडुचेरी के जो चीफ मिनिस्टर है वो भी इसके पार्ट होते हैं, और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इसके पार्ट होते हैं। करंटली सुमन बेरी इसके वाइस चेयरमैन और परमेश्वरन अय्यर जो हैं वो CEO हैं। हालांकि आप अपडेट कर लो कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो हो सकता है ये चेंज हो जाए, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस समय सुमन बेरी और परमेश्वरन अय्यर जो हैं वो वाइस चेयरमैन और CEO हैं, और चेयरमैन कौन होंगे, जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। व्हाट वर द कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म? लैंड रिफॉर्म के कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताना है। सबसे पहली चीज़, जमींदारी प्रथा को ख़त्म करना, जो अंग्रेजों के समय में चली आ रही जमींदारी सिस्टम थी उस चीज़ को ख़त्म करना, और जो ज़मींदार है उनके हाथों में जो बड़े बड़े एकर्स ऑफ लैंड थे उसको वहाँ से निकाल कर एग्रीकल्चर क्लास के जो पीजेंट्स है उसको उनको देना। फिर कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में जो लैंड बचा हुआ था उसको एक जगह पे मिलाया जाए ताकि वो ज़्यादा इकोनॉमिकली फिजिबल बने। तीसरी चीज़, लैंड पर अपल सीलिंग लगा दी जाए, मतलब कि एक लिमिट लगा दिया जाए कि एक व्यक्ति इतना ही लैंड होल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद टीनेंट्स जो किराए पर खेती लेकर, बट्टे पर खेती लेकर होता है ना, आपने सुना होगा, बटाईदार होते हैं, बट्टे पर खेती ली जाती है, पट्टे पर ली जाती है, अलग अलग पे अलग अलग नामों पर जाना जाता है। तो किराए पर खेत लेकर जो उसमें फसल उगाते हैं और फिर मालिक को या तो पैसे दे देते हैं या उसी में से शेयर दे देते हैं। शेयर क्रॉपर्स जो होते हैं उनको, उनके राइट्स को और ज़्यादा बेहतर किया गया, और ऐसा नहीं है कि उनको कभी भी निकाला जाएगा, उनके लिए राइट्स को और ज़्यादा बेहतर किया गया, उनकी लीगल सिक्योरिटी को और ज़्यादा इंश्योर किया गया। तो दीज वर द कंपोनेंट्स ऑफ land reforms that were implemented in India. However, it was fairly successful in only 2 states, that was West Bengal and Kerala. बाकी अदर स्टेट्स में उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान के फीचर्स के बारे में बताना है। सबसे पहले सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में आप एक छोटा सा इंट्रो लिखोगे और उसके बाद उसके फीचर के बारे में लिखोगे। सेकेंड 5 ईयर प्लान इंडिया में 1956 से 61 तक इम्प्लीमेंट हुआ था। इसको ड्राफ्ट किया गया था PC महालनोबिस के द्वारा। बहुत बड़े नामचीन इकोनॉमिस्ट या स्टैटिस्टिशियन इंडिया कह सकते हो, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, उन्होंने इस चीज़ को ड्राफ्ट किया था PC महालनोबिस मॉडल पे सेकेंड 5 ईयर। इसके फीचर क्या था? इसका फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और इस 5 ईयर प्लान के एडॉप्शन के बाद इंडिया में आप कह सकते हो कि मिक्स्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल को एडॉप्ट किया गया था, बट जो इंक्लाइनेशन है वो सोशलिस्ट पैटर्न पे हो गई। ठीक है, उससे पहले ही कांग्रेस के सेशन में ये चीज़ें हो गई थी डिसाइड कि भाई हम लोग सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की तरफ वो करेंगे और उन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करेंगे। इसका आप नतीजा दे सकते हो कि बहुत सारे टैरिफ्स लगाए गए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, स्टील, मशीनरी और कम्युनिकेशन जैसे की इंडस्ट्रीज़ है वो सरकारी हाथों में दे दी गई। ठीक है, सरकार का ज़्यादा रोल यहाँ पर रहेगा। सो दैट वाज सोशलिस्ट पैटर्न ना।
सेकेंड 5 ईयर प्लान ने एक तरह से एक खाका तैयार कर दिया, बेस तैयार कर दिया, जिसके ऊपर फिर आगे बहुत सारे डेवलपमेंट होते चले गए। तो दीज वर द फीचर्स ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। 6 मार्कर क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन है कि आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के 2 मेरिट और 2 मेरिट डीमेरिट बताने हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले आप डिफाइन करोगे, क्योंकि 6 मार्कर क्वेश्चन है तो अच्छा खासा आपका एक इंट्रो होना चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब एग्रीकल्चर एडवांसमेंट और प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने की जो श्रृंखला शुरू हुई थी 1960s में, उसको आप ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। मकसद क्या था इसका कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना फूड प्रोडक्शन में, ठीक है। उसके लिए मॉडर्न टेक्निक का यूज़ किया जाएगा एंड ऑल। इसमें HYV सीड्स यूज़ किए जाएंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। मेरिट डिमेरिट के बारे में देखते हैं। एडवांटेज क्या हो गया, इससे फूड प्रोडक्शन इंडिया का इंक्रीज हुआ, पॉवर्टी रिड्यूस हुए, जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उनकी इनकम इंक्रीज हुई, ये सारी चीज़ें। तो काफ़ी हद तक पॉवर्टी का भी यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला। डिसएडवांटेज या डीमेरिट क्या था, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते थे, केमिकल्स का यूज़ किया जाता था, इसमें अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करोगे तो इन्वायरमेंट भी डिग्रेड होगा, बायोडाइवर्सिटी को आपको नुकसान पहुँचेगा, ये सारी चीज़ें। दूसरा, इनइक्वालिटी भी निकल के आई, क्योंकि अगर आपको HYV सीड्स खरीदना है, पेस्टिसाइड खरीदना है, केमिकल खरीदना है, तो कौन से फार्मर्स खरीद पाएंगे, जो वेल ऑफ फार्मर्स होंगे केवल वही। तो उन लोगों का तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, या कुछ क्षेत्रों का तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, लेकिन बाकी क्षेत्र और बाकी किसान पिछड़े रहेंगे। जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के किसान तो काफ़ी ज़्यादा फायदे में रहे, लेकिन बाकी एरिया के किसान उतने फ़ायदे नहीं ले पाए ग्रीन रिवॉल्यूशन का, और जो लार्ज स्केल फार्मर्स थे उनको ही ये इसका फ़ायदा मिला। तो इनइक्वालिटी को भी ये बढ़ावा दिया था इस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द अर्ली इनिशिएटिव टेकन बाय द प्लानिंग कमीशन फॉर बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। 2011 का सवाल है कि प्लानिंग कमीशन ने शुरुआती कौन कौन से इनिशिएटिव लिए थे। सबसे पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखोगे कि इसका एस्टैब्लिशमेंट मार्च 1950 में हुआ था। बहुत सारे उसने इनिशिएटिव लिए, बहुत सारे प्लान्स बनाए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अगर बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर वगैरह सबकी बात करी गई थी मेनली। सेकंड 5, हालांकि बहुत सारी और भी चीज़ें थे, बट मेनली एग्रेरियन सेक्टर को डेवलप करने के लिए। सेकंड 5 ईयर प्लान में हेवी इंडस्ट्रीज, स्टील पावर को बढ़ावा देना, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, ये सारी चीज़ें। फिर लैंड रिफॉर्म्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना, ठीक है। साथ ही साथ डैम्स का कंस्ट्रक्शन, रोड्स का कंस्ट्रक्शन या पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस से, इंपॉर्टेंट स्टेप्स से, जो कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा लिया गया था। हालांकि बाद में प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया जाता है और उसकी जगह पे नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना। फिर उसके बाद इन प्लान्स में आपको पब्लिक सेक्टर के एक्सपेंशन की बात थी, जिसके अंतर्गत जो की इंडस्ट्रीज थे, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, स्टील, कोल, ये सब स्टेट के हाथों में दे दिया गया था। और प्लानिंग कमीशन का काम था ये प्लान बनाना और रिसोर्सेज को एलोकेट करना फॉर डिफरेंट सेक्टर्स एंड डिफरेंट स्टेट्स, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच के कंट्रोवर्सी के बारे में आपको बताना है। प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए थे, उसमें ये जो कंट्रोवर्सी है वो निकल के आया, तो क्या था वो। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो अडॉप्ट किया गया था इंडिया के द्वारा, उसके क्या क्रिटिसिज्म थे। देखिए, शुरुआती समय में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो रोल्स के ऊपर जो कंट्रोवर्सी है वो निकल के आए थे, और स्पेशली दोनों ग्रुप के लोग जो थे वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो या सोशलिस्ट हो, ठीक है। कैपिटलिस्ट जिनका मानना था कि प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा रोल होना चाहिए, सोशलिस्ट का ये मानना था कि पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा रोल होना चाहिए। तो जो कैपिटलिस्ट क्लास, उनका ये कहना था कि आपने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल तो अडॉप्ट कर लिया, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा है, ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ा है। यहाँ पर आपने पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा रोल दे दिया। आप हैवी इंडस्ट्रीज़ की बात करोगे, आप कोल की प्रोडक्शन की बात करोगे, आयरन प्रोडक्शन की बात करोगे, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें आपने किसको छोड़ दिया, किसके ऊपर दे दिया, ये पब्लिक सेक्टर को दे दिया। तो प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ के लिए आपने कहाँ कुछ छोड़ा रूम। फिर लाइसेंसिंग सिस्टम के लेके आप आ गए हो। इसमें क्या है कि आप कोई भी इंडस्ट्री खोलोगे तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से क्रिटिसिज्म होता था। फिर गुड्स के इंपोर्ट पे भी आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, जिस कारण से क्या हो रहा है, कंपटीशन नहीं आ पा रहा है। कंपटीशन नहीं होने से क्या होता है, इनएफिशिएंसी आती। साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा रोल है तो करप्शन वगैरह इस चीज़ें निकल गया। तो इस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा था कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा। वही जो सोशलिस्ट क्लास थे, जो कि ये चाहते थे कि पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा रोल होना चाहिए, तो उनका कहना था कि भाई स्टेट सही रोल नहीं प्ले करेगी, ज़्यादा रोल नहीं प्ले करेगी। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एजुकेशन हेल्थ केयर पे, तो सरकार उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। और स्टेट का जो इंटरवेंशन है, इसने प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग ही कर दिया। स्टेट केवल उन एरियाज़ में है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर नहीं जा रही है, तो इससे फ़ायदा ही मिला है। और एक नया क्लास राइज कर गया, इससे
गरीबों को कुछ फ़ायदा नहीं मिला, जबकि एक नया क्लास राइज कर गया, मिडिल क्लास का। ठीक है, गरीबी की जो स्थिति है वो वैसे की वैसी ही। तो इस तरीके से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को दोनों ही ग्रुप के लोग क्रिटिसाइज करते थे, क्रिटिक्स इनके बीच में था और ये कंट्रोवर्सी चला करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच में जो कंट्रोवर्सी था उसके बारे में आपको बताना है। देखो, जो ये कंट्रोवर्सी निकल के आती है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए ज़्यादा या एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान से निकल के आता है। क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो एग्रीकल्चर के ऊपर बात थी, लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान में फिर इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात हो गई, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो गई। तो यहाँ पर ये चीज़ निकल के आया है। बहुत सारे लोग कहते थे जो एग्रीकल्चर को फेवर करते थे, उनका ये कहना था कि सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, बेचारे एग्रीकल्चर को, और जो भारत का ज़्यादातर नंबर है, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर और रूरल इंडिया में रहती है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। JC कुमारप्पा जो कि गांधीयन इकोनॉमिस्ट थे, उनका कहना था कि देखो क्या होना चाहिए, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन करो लेकिन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करो। ठीक है, गांव में इंडस्ट्रीज को विकसित करो। गांधीयन फिलोसफी यही चीज़ है। फिर चौधरी चरण सिंह जो कि एक किसान नेता था, उनका ये मानना था कि भाई एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, एग्रीकल्चर को सेंटर होना चाहिए, ना कि इंडस्ट्रीज़ को, राइट। और जो लोग इंडस्ट्री को मतलब फेवर करते थे, ये सारे लोग तो एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे। लेकिन जो लोग इंडस्ट्री की बात करते थे, उनका ये कहना था कि भाई अगर आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं करोगे तो पॉवर्टी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये चीज़ है। उनका ये कहना था कि स्टेट लैंड फॉर्म कर रही है, रिसोर्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रही है गांव के लोगों के लिए, पुअर के लिए, लेकिन इन सब से कुछ फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि पॉलिसी में कोई गड़बड़ी नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। एग्रीकल्चर में कितना भी कर लो, सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपका विकास करना है, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, पॉवर्टी खत्म करना है, तो आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये दोनों कंट्रोवर्सी है। एक ऐसे ग्रुप के लोग जो कि ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना चाहिए मेनली, दूसरे ग्रुप के लोग जिनका ये मानना था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए और तभी विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी से भारत निकल पाएगा। दैट्स इट इन दिस लेसन। और ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ये कुछ की जो क्वेश्चंस है वो आपको इम्पॉर्टेंट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, खुद से इन क्वेश्चंस के आंसर लिखिए, और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो, यू कैन आस्क अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और इवन इन द कमेंट सेक्शन, जहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप बहुत ख्याल रखिए। स्टे लर्निंग, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।